राम राम भाई सारे ने। आज हम मिलेंगे डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी से। बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है जो। तो सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स में इंजरी का जो कारण रहता है वो हमें पता नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब से आज विचार विमर्श करेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या सेफ्टी रख सकते हैं हम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मेरी तरफ से अपने चैनल प्रदीप फौजी पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को। आज हम मुख्यतः मोस्टली जो स्पोर्ट्स की इंजरीज होती हैं उस पर बात करेंगे कि मेरे पास सर पहले आए थे एक बार ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जो इनसे ट्रीटमेंट दिया उनको काफ़ी प्रभावित हुए इस चीज़ से। ठीक है, और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोस्टली प्लेयर्स के लिए, और इनका अच्छा क्लब चलता है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम उनके लिए भलाई की तरह काम कर सकते हैं हमारी फील्ड के अंदर। डॉक्टर साहब कितने साल से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो? मैं कम से कम 10 से 11 साल से इस फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ कि भाई मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ ही जाना है? यूजुअली बहुत सारी चिकित्सा पद्धति ऐसी होती हैं जिसके अंदर दवाइयों से ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत सारी अलग ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं। पर एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो फिजियोथेरेपी होती है वो ऐसी चिकित्सा पद्धति होती है जिसके अंदर हम बिना किसी दवाइयों से, बिना किसी ड्रग्स से ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडली बात क्या होती है कि हम मोस्टली हमारे एनवायरनमेंट देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक चीज़ की अवेयरनेस होती है, वो है फिजिकल हेल्थ। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान को अपनी दिमागी हेल्थ को ठीक रखना है, मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, तो कहीं ना कहीं उसको फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर सारी प्रक्रियाएं, हर तरह का ट्रीटमेंट एक फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको कब लग गया था कि मुझे बस फिजियोथेरेपिस्ट ही बनना है? देखो, ये सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ 2015 से स्टार्ट हुआ था। जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर घुसते गए वैसे वैसे ये पता लगा कि कैसे लोगों को इस चीज़ की नीड है, और किसी भी स्तर पे सरकार इंटरनेशनल नेशनल स्तर पे भी ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। उसी टाइम से ये मन में एक फैसला लिया था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेप किसी की भलाई के लिए काम करेगा, तो हम क्यों ना वहाँ पे उपस्थित हों। हम वैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बचपन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है, कहीं कोच होता है वो तो उनको गाइड कर देता है, कई नए प्लेयर होते हैं जो, तो उनको ये दिक्कत आती है कि भाई क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, गलत कर लेते हैं। तो उनको कैसे बचा जा सकता है बच्चों को? देखो, मोस्टली जो लोगों को इंजरी होती हैं, देखो एक होता है कोई प्लेयर किसी भी कोच के गाइडेंस के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। सेकंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो नए नए इस स्पोर्ट्स के अंदर एंट्री करते हैं, तो उनको ये डायरेक्शन नहीं पता होती कि मेरे को करना क्या है, कैसे इस फील्ड के अंदर आगे जाना है। और क्या पता, हर किसी के पास कोच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। वो एक दूसरे को देखते हुए अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। बट समटाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईगो लिफ्टिंग। उनको ये सिर्फ इतना पता होता है कि एक्सरसाइज मतलब वजन उठाना। ये वजन उठाना एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। कैसे उस मसल्स को एक्टिवेट करना है, कैसे उस मसल को उस वेट के लिए प्रिपेयर करना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो कि आज की जनरेशन और बहुत ऐसी जनरेशन जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो इससे बचते हैं। और मोस्टली वही लोग इंजरी का एक इंपॉर्टेंट काम बनते हैं। और किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर, किसी भी व्यक्ति को इंजरी अगर हो जाती है तो उसको रिहैब करवा के उस फील्ड में लेके आने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो क्यों ना शुरुआत से ही अपने ऐसी चिकित्सा ली जाए, ऐसी एक्सरसाइजेज की जाए जिससे उनसे बचा जाए। तो इस फील्ड में एक फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छा तरह काम करता है। जैसे चोट लग जाती है खिलाड़ी को, वो बिल्कुल ठीक होने से पहले ग्राउंड में चला जाता है, तो इससे भी कुछ ज़्यादा दिक्कतें होती है। देखो, कभी इसका इम्पोर्टेंट रीज़न होता है परफॉर्मेंस का नहीं आना। चोट ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं है तो इस इंसान की चोट ठीक होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि दर्द तो एक सिम्टम होता है जो हमको किसी भी इंजरी की वजह से मिलता है। बट अगर किसी भी इंसान को वापस उस स्थिति पे जाना, उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना है, तो एक प्रॉपर रिहैब फेज होता है। हम उस मसल को टारगेट किया जाता है जो मसल उस एक्टिविटी कराने में हेल्पफुल होती हैं। तो रेदर देन एकदम से दर्द गायब है और अपनी फील्ड में उतरना और सीधा एक प्रॉपर रिहैब के थ्रू फील्ड में जाने में बहुत फ़र्क होता है। तो उस चीज़ों को अवॉइड करके हमेशा एक प्रॉपर रास्ते गाइडेंस से ही उस फील्ड में वापस जाना चाहिए। अन्यथा आज वो इंजरी से आप रिकवर करे हो, वापस उस इंजरी के एक्टिविटी के अंदर वापस जाओगे तो वापस अगेन इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी से हमको बचना चाहिए इससे। तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो पुराने जो होते हैं आदमी लगा लो या सीनियर खिलाड़ी लगा लो, कई बार ऐसे बोलते हैं इसको नमक के पानी से सिकाई कर लेना, हल्दी का दूध पी लेना,
तो ये कितना किसके साथ कारगर है, या इसी से ठीक हो जाता है, या आप बड़ा इलाज भी जरूरी है? देखो ये सब चीज़ें एक आयुर्वेदा और ये कहते हैं ना एंशिएंट टेक्निक, पुरानी टेक्निक में से काम आती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें चलती आ रही थी, कुछ ना कुछ इसका एंशिएंट बेस रहता है। ठीक है, तो हम इससे कभी डिनाई नहीं करते कि इससे आराम नहीं आता, इससे चीज़ें नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक साइंस बेस्ड होती हैं, जिसपे हम एक रिसर्च बेसिस पे काम करते हैं कि हाँ जो एथिकली प्रूव्ड चीज़ होती हैं। तो फिजियोथेरेपी की जितनी सारी टेक्निक्स होती हैं वो उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एथिकली रिसर्च बेस्ड अप्रूव्ड होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निक हमने अप्लाई किया तो उसके पीछे कोई ऐसा ही है, बहुत सारी रिसर्चेज उसके ऊपर होती हैं, तब जाके वो ट्रीटमेंट टेक्निक उस फील्ड में प्रैक्टिस के तौर पे आती है। और स्पोर्ट्स के साथ साथ कई जिम के शौकीन होते हैं जो गेम नहीं करते, जिम करते हैं। गेम वाले को तो तकरीबन पता चल जाता है स्पोर्ट्स में। जो डायरेक्ट जिम में जाते हैं नए बच्चे, तो वो जाते ही वार्म अप के बगैर ही लग जाते हैं, उनको भी इंजरी ज़्यादा आती है, बोलते हैं जिम में वजन उठा था और दिक्कत हो गई। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मोस्टली चीज़ें क्या होती है, जिम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वार्म अप नहीं करना। किसी भी बॉडी की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर मांसपेशियों के अंदर खून का बहाव तेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक जिस मांसपेशी के अंदर कोई वजन उठाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, और आज सडनली उस पे आप वेट उठा रहे हो, तो वो मसल उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से आप सोचते हो। तो उसके लिए एक प्रॉपरली वार्म अप बड़ा ज़रूरी होता है, और एक प्रॉपर वार्म अप साथ में स्ट्रेचिंग, इन चीज़ों की कमी होना ही आगे जाके कहीं ना कहीं जब भी जिम में एक्टिविटी करते हैं उसमें एक इंजरी कारण बनता है। सेकंड, जो एक डेफिशिएंट चीज़ होती है, जो जिसकी कमी होती है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को एक्सरसाइज करने का तरीका नहीं पता। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे लोग देख के, इस फेसबुक पे लोग देख के स्टार्ट कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज करना कि इस बंदे के इतना अच्छा शरीर बना हो तो ये एक्सरसाइज ये करो तो मैं भी वो कर लेता हूँ। बट ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हमको हमेशा ही कंपैरिजन करना होता है कि उस बंदे को करते हुए 5-6 साल हो गए और आप उस चीज़ में आज नए नए घुस रहे हो। तो इस चीज़ में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें हर एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म बड़ी ज़रूरी होती है, साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर वार्म अप बड़ा ज़रूरी होता है, और ये सब चीज़ें हमको किसी भी इंजरी से बचाती हैं। सेकेंडली, जो मोस्ट इंजरी होती है किसी भी जिम के अंदर, वो होती है ईगो लिफ्टिंग। मैं फिर बोल रहा हूँ, दूसरे दो लोगों को देखते हुए वज़न को कभी उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर हमारे लिए एक कहते हैं ना धन की तरह है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमारी एक छोटी सी भी इंजरी हमारे लिए इन फ्यूचर बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो कभी भी अननेसेसरी, या बोलते हैं कभी आवश्यकता के अनुसार वजन उठाना चाहिए, आवश्यकता के से ऊपर कभी वजन नहीं उठाना चाहिए। जिसको 5 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए और जो 6 महीने में वो एक्सरसाइज उसके बराबर करना चाहता है, तो इंजरी का कारण तो बनेगा ही जी। हाँ, यही तो उसकी मसल तो पहले से ही एक्टिव है उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन जो नया लड़का कर रहा है उसको तो टाइम चाहिए। यस, जो लंबे समय से जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसको बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन, मसल का और ब्रेन का कनेक्शन बना हुआ है, जो कि जो नया बंदा कर रहा है उसके में वो चीज़ होती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वेट उठाना है। सबसे पहली जिम की तरकीब ये होती है कि अपना मसल का और माइंड का कनेक्शन बनाओ, धीरे धीरे वजन उठाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तब जाके एक अच्छा हम शरीर को हासिल कर सकते हैं और इंजरी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे छोटे बच्चे भी जिम में जाते हैं, तो आपके हिसाब से किस एज में तकरीबन जिम शुरुआत करनी चाहिए? देखो, ऐसा कुछ लिमिटेशन है? ऐसे साइंस ऐसे कोई चीज़ों को नहीं मानती है कि आपको इस एज के अंदर जिम नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही कोई रिसर्च जैसे बोलते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि एक्सरसाइज तो आपके शरीर की जो गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ाते हैं, आपकी ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जितना अच्छा आप एक्सरसाइज करते रहोगे उतना अपने शारीरिक ग्रोथ बढ़ती रहेगी, मानसिक ग्रोथ बढ़ती रहेगी। तो आपके लिए किसी भी एज ग्रुप के अंदर, किसी भी एज के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो लिमिटेशन नहीं है। पहले बहुत से बुढ़े बोलते थे भाई इस उम्र में एक्सरसाइज करोगे, डंड लगाओगे, वजन उठाओगे, हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाइट का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। हाइट का सिर्फ जो लेना देना होता है वो होता है जीन से, अपने माता पिता से। जो जीन्स के जो चीज़ हैं वो अपने माता पिता से हैं, वही आगे जाके बच्चों के अंदर आते हैं, और वो ऐसा इसी से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हाइट कम हो जाए, हाइट बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें प्रक्रिया नहीं होती हैं। बल्कि आजकल बहुत सारी चीज़ें सर्जरी के अंदर आई हुई हैं कि इम्प्लांट डाल के हाइट को बढ़ा देते हैं, बट बहुत सारे केसेस देखे गए वो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का कोई कहते हैं ना कि महत्व नहीं होता, कि अननेसेसरी चीज़ नहीं करनी चाहिए इस चीज़ से। आजकल जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं
उनमें भी एक ट्रेंड चला हुआ है भाई, एक टाइम गेम प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम जिम करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या रेगुलर जिम करना चाहिए, वीक में 1 टाइम 2 टाइम ऐसा कुछ होना चाहिए? देखो ऐसा हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे एक वर्ड बड़ा फेमस है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज। हर स्पोर्ट्स के अंदर देखो कुछ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सब शरीर की मांसपेशियां काम कर रही हैं, ठीक है। बट बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलरली मांसपेशियां काम करती हैं। अगर किसी इंसान को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, उस फील्ड में अपने ताकत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं, तो उस पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप की एक्टिविटी बड़ी काम आती है। और पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है कि वो आपके स्पेसिफिक जो आपका स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करके फिजियोथेरेपिस्ट आपसे कनेक्ट होता है, वो बताता है कि आपको किस मांसपेशी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आप अपने गेम के साथ साथ चाहते हो कि जिम करो या फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे हमारे को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, ठीक है। बस काम उस चीज़ पर करना चाहिए जो आपके गेम में उसको हेल्पफुल करे, वही मांसपेशियों पर ज़्यादा फोकस करो जो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर हेल्पफुल हो, इससे अपना मोस्टली ठीक रहता है। तो आपके पास स्पोर्ट्स वाले भी बच्चे आते रहते हैं? हाँ जी। तो किस स्पोर्ट्स के ज़्यादा बच्चे आपके पास देखो हैं? मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कराटे, हमारे पास बैडमिंटन, साथ साथ कबड्डी, साथ साथ हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सब प्रकार के आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे हैंडबॉल और कबड्डी के प्लेयर ज़्यादा आते हैं। कोई जो इंटरनेशनल प्लेयर हो या नेशनल का स्टार प्लेयर हो जो आप? देखो हमारे पास जैसे ललिता फोगाट हैं, पहले किरण गोदारा जी आते थे, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्ट भी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं लेवल मल्टी लेवल जगह पे खेल भी रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हमारे आर्मी के गेम्स होते हैं उन साथ भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट है जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, पेशेंट आते भी आते हैं। कुछ की गोपनीयता हम उजागर कर नहीं सकते हैं, कुछ हमारे पास हैं जो हम करना चाहते हैं, उनको बताया इस चीज़ पे। ठीक है, ठीक है। कई बार ऐसे प्लेयर का सीजन ऑफ सीजन होता है, तो उसमें आप किस प्रकार से देखना चाहोगे मसल? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसको बोलते हैं मसल कंडीशनिंग, कि एक तो मांसपेशी का लचीलापन होता है कि हाँ कितनी मसल के अंदर लचीलापन है, कितनी मसल अच्छी कंडीशन के अंदर है। एक स्पोर्ट्स प्लेयर एक होता है कि हाँ उसका सीज़न है, उसके गेम्स हैं, उसके उस टाइम पे हमारा मेन फोकस रहता है कि वो एथलीट पेन फ्री रहे, इंजरी से बचा हुआ हो और मैक्सिमम उसकी मसल एफर्ट लगाए और उस पर अपने गेम को रिजल्ट मिले। जब उसका गेम खत्म हो जाता है, उसका टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको एक बोलते हैं ऑफ सीजन बोलते हैं। उस टाइम पे उस हमारा फोकस ही रहता है कि जिस पार्ट की हमको डेफिशिएंसी लगती है, कि जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हर टीम के साथ जाते हैं, वो ये उनका काम सिर्फ इंजरी से बचाना नहीं होता, उनका काम ये ऑब्जर्व करना होता है कि ड्यूरिंग किसी भी गेम के दौरान जो भी पेशेंट बताता है, जैसे कि एथलीट बताता है, समटाइम उसके एथलीट के एफर्ट में कमी नहीं होती बट शरीर साथ नहीं दे रहा होता। बहुत सारे एथलीट बताते हैं कि हम इससे अच्छा कर सकते हैं बट हमारा शरीर हमारे साथ नहीं दे रहा है। उसका मतलब ये होता है कि हाँ बहुत सारी मांसपेशियों की ताकत उतनी नहीं लग पा रही जितने प्लेयर लगाना चाहता है। तो अगर किसी प्लेयर को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो कंडीशनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। और आप जैसे ऑफ सीजन बोलते हैं, ऑफ सीजन में मेन फोकस हमारा ये रहता है कि उन एक्सपेक्ट पे मेनली काम किया जाए जिस पे उस प्लेयर की परफॉर्मेंस में कमी आई थी और उस मसल्स ग्रुप पे काम किया जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने वार्म अप के बारे में बताया, भी वार्म अप अगर आप करोगे तो इंजरी से बचोगे, कूल डाउन का इसमें कितना महत्व है जी? देखो जितना वार्म अप का महत्व होता है उतना ही कूल डाउन का महत्व होता है। कि वार्म अप करने के बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वजन उठाते हैं रहते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारी मसल ने के अंदर खून का दौरा बढ़ा है, हम क्या करते हैं, किसी भी वजन उठाते हैं, हम मसल फाइबर को तोड़ते हैं अंदर से, अंदर छोटी छोटी मसल की कोशिकाएं होती हैं उसको तोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे उन मांसपेशियों की रिकवरी करते हैं। तो आप जैसे ही आपकी वर्जिश से ख़त्म होती है, एक्सरसाइज ख़त्म होती है, उतना ही ज़रूरी होता है उन मसल्स को स्ट्रेच करना, जिसको बोला जाता है कूल डाउन में होना, ठीक है। तो आफ्टर आपकी एक्सरसाइजेज आपको स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जितना महत्व वार्म अप का होता है उतना ही महत्व कूल डाउन का होता है। तो कई बच्चे वार्म अप भी कर लेते हैं, मैच में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कूल डाउन ना करने की वजह से वो बॉडी पेन रहता है उनको, तो उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? उसका जो एक इम्पोर्टेंट वजह होती है बॉडी पेन की होती है मांसपेशी में जकड़न। इस प्रकार के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक ही कंप्लेन मोस्टली हमको करते हैं कि सर हमको पूरे शरीर के अंदर तनाव सा फील होता है, हमको जैसे जकड़न फील होती है।
और मैंने ये बात बोला है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम मांसपेशियों को तोड़ते हैं, हम नए न्यूट्रिशन देते हैं और मांसपेशियों डेवलप करते हैं। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो उस मांसपेशी की लिमिटेशन हो जाती है। जितना मांसपेशी लचीलापन था वो लचीलापन कम हो जाता है, और लचीलापन कम होना मतलब कहीं ना कहीं पूरी बॉडी के अंदर जकड़न का पैदा होना, और वही जकड़न आगे जाके पेन, दर्द, डिस्कम्फर्ट, जैसे कि अच्छा सा फील नहीं होना, खुला खुला नहीं फील होना, इस टाइप के सिम्टम्स आके देता है। और यही महत्व होता है कूल डाउन का, इसलिए स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप खुद भी युवा हैं सर, और जिम में भी आप वर्कआउट करते हैं, तो आप तो और नज़दीकी से देखते होंगे जिम में मेन क्या कमी रहती है नए बच्चों में? देखो, वो हम ये चीज़ देखते हैं, मैं खुद भी अब वर्कआउट करता हूँ, खुद जिम से जुड़ा हुआ हूँ। इस चीज़ में एक जो सबसे मेन कमी दिखती है कि कोई भी नया बच्चा जिम ज्वाइन करता है या कहीं आता है, उसको ना तो पता होता है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, ना उसको प्रॉपर फॉर्म पता होता है कि कैसे फॉर्म में करते हैं, ठीक है, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला होता है, ठीक है। जिम का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि अपने फीस को दे दिया जाए और अपने फीस दे दी, कुछ अपने को आगे करना नहीं है। जिम का इम्पोर्टेंट महत्व होता है कि कैसे उस बच्चे को जो जिसने आज नया नया जिम ज्वाइन किया है, कैसे उसको इन फ्यूचर जाके जो पर्पज़ के लिए उसने जिम ज्वाइन किया था उस पर्पज़ को अचीव किया जाए। और जो आज के टाइम में जो कमी रहती है वो होती है कोई गाइडेंस नहीं होती है। कोई भी नया बच्चा, जैसे कोई नया बच्चा आ गया, आके वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ये नहीं पता एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा हाथ को लेके जाता है, कोई कैसे लेके जाता है, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि वजन उठाना है, और अननेसेसरी वजन उठाना उसके लिए कहीं ना कहीं इंजरी का सबक बन जाता है। तो जिस बच्चे ने ये सोच के जिम ज्वाइन किया था कि मैं अपना अच्छा फिजिक बनाऊंगा, अच्छे अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं इंजरी का शिकार हो जाता है, और फिर आगे जाके वही इंजरी उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ में नुकसान देती है। वो फिट ना होकर इंजरी का शिकार हो जाता है। फिट ना होकर इंजरी का शिकार हो जाता है। जिम में देखा होगा आपने भी, मतलब एब्स के लिए भी रहते हैं बच्चे, किसी का पेट निकल आता है, वो उस पेट को ही सोचता है कि ये फिट हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी इसको बोलते हैं सेगमेंटल फैट लॉस बोलते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा फैट लॉस होएगा तो फुल बॉडी का फैट लॉस होएगा। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पार्ट को आप लगातार करते रहोगे, लगातार वर्जिश करते रहोगे तो आपके एब्स निकल आएंगे या फिर पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि इसके फायदे के जगह नुकसान ज़्यादा होते हैं। एक पर्टिकुलर पार्ट को आप ज़्यादा ट्रेन करोगे तो पार्ट उतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं आगे जाके उसमें स्टिफनेस अदर देन इंजरी, बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जो हम लोग देखने मिलते हैं। तो इससे नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, और कभी भी सेगमेंटल फैट लॉस नहीं होता कभी भी। एक होता है बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन लड़ने वाला खिलाड़ी, उनकी तो बात अलग होती है जी, वो तो अंडर ट्रेनिंग ही चलेगा सब कुछ। एक जो नॉर्मल फिटनेस के लिए जाते हैं तो उनको ट्रेनर बोलते हैं भाई वीक में 2 या 3 बार एब्स की एक्सरसाइज करो। तो स्पोर्ट्स में बोलते हैं कि भाई बॉडी पार्ट है उसकी, डेली एक्सरसाइज करो। तो इसमें क्या देखो, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बॉडी बिल्डर होता है उसका, वो प्रोफेशनल होता है। उसको उस फील्ड में उसके लिए अर्निंग से लेके उसके लेके अपना जीवन दिनचर्या लेके उसके लिए सब कुछ वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होता है। तो उसका एक्सरसाइजेज, उसकी रिकवरी बहुत अलग चीज़ होती है। बट एक जो बंदा, जिसके कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी इंसान है जो जिम ज्वाइन कर रहा है, उसकी ऐसे कोई गोल नहीं है, वो अपनी नॉर्मल फिजिक के लिए वहाँ जा रहा है। तो उसको इन चीज़ों से एक कंपैरिजन हमेशा डिफरेंस रखना पड़ता है कि उनका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है। सेकंड बात होती है कि एक पर्टिकुलर मसल की या किसी मांसपेशी की हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको रिकवरी का समय चाहिए होता है। बड़ी मांसपेशी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बैक की मसल्स होती हैं, हमारी लेग की मसल होती हैं, इनको कम से कम रिकवरी के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। और हमारी छोटी मसल ग्रुप होती हैं, इसको रिकवरी के लिए 1 से 2 दिन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमेशा एक पर्टिकुलर पार्ट को कभी भी लगातार ट्रेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, अगर बड़ी मसल ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो तो कम से कम भी उसको 2 से 3 दिन का गैप आप रेस्ट के लिए दो। और छोटी मसल को आप टारगेट कर रहे हो तो कम से कम भी 1-2 दिन को रेस्ट उसको रिकवरी के लिए दो। तभी जब तक रिकवरी नहीं होगी, जब तक आप जाके घर पे अपना अच्छा खाना, अपनी डाइट अच्छी नहीं लोगे, तब तक उसके रिकवरी बहुत स्लो होगी। सेकेंडली देखो, हमारी फील्ड में बोलते हैं कि एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट 30-40%, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी डाइट, हमारा खाना, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज कर लेते हैं कि सोचते हैं कि शरीर बन जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि एक्सरसाइज तो सिर्फ 20 से 30% हिस्सा होती है। एक मेजर जो हिस्सा होती है वो डाइट। तो अपने डाइट को प्रॉपर लेके उससे और 20% हिस्सा बचता है रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट मतलब रिकवरी।
डॉक्टर साहब ये आजकल जो वज़न कम करते हैं, पेट कम करते हैं, वो खाना कम कर देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, तो उनका मसल पे नेगेटिव असर जाता है या फिर वो फिट होने के लिए अच्छा है? नहीं, देखो कभी भी खाना छोड़ के फैट लॉस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद आप एक टाइम पीरियड के लिए तो आप खाना छोड़ के वज़न कम कर लोगे, पर जीवन के लिए नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा कभी उस फील्ड में जाना भी नहीं चाहिए कि खाना छोड़ दिया, या फिर देखो हम बोलते हैं कि मीठा मत खाओ, हम बोलते हैं कि बाहर की चीज़ें मत खाओ। देखो ये चीज़ें होती हैं अननेसेसरी कैलोरीज होती हैं, जिसको हमको कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए। पर जो घर का खाना होता है, ठीक है, देखो घर के खाने जैसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप वो खाना खा रहे हो, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो और साथ फैट लॉस करोगे, तो आप किसी दिन एक्सरसाइज छोड़ भी दोगे तो आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं। और जो ये सब चीज़ें छोड़ के जो फैट लॉस करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि जब आप खाना वापस शुरू करते हो तो आपका वेट वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ पे शुरू किया था। तो इसी से आपको बचना चाहिए। देखो, और कहते हैं ना, अति हर चीज़ की लिए नुकसानदायक होती है। तो आप मीठा भी खा सकते हो, बट एक लिमिट के अंदर। अनलिमिटेड तो नुकसान करता है, कुछ भी चीज़ होगी। पानी भी अगर लिमिट ज़्यादा पियोगे तो नुकसान करेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन जितने आते हैं, मैक्सिमम इंजरी किस चीज़ की मिलती है? देखो, मोस्ट स्पेसिफिक इंजरी मिलती है शोल्डर की, साथ साथ नी जॉइंट। शोल्डर और गोडा, हमारे नी जॉइंट, दो जॉइंट ऐसे होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ जुड़ते हैं। हर स्पोर्ट्स के अंदर हमारा शोल्डर हमेशा काम करता है और हमारी नी हमेशा काम करती है। तो दोनों पार्ट ऐसे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड होते हैं। सेकंड बात ये होती है कि किसी भी प्लेयर को कोई इंजरी पूछ के नहीं आती है, तो पर्टिकुलरली हम भी आइडेंटिफाई नहीं बोलते हैं कि हाँ यहाँ इंजरी मिलेगी, यहाँ इंजरी मिलेगी, क्योंकि हर किसी का स्पोर्ट्स अलग है, हर किसी की एक्टिविटी और मोड ऑफ इंजरी बोलते हैं कि वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको प्रॉपर एसेस करके आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ इसको इंजरी हुई तो क्यों हुई, ठीक है, क्या इसका रीज़न रहा, आगे जाके कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको बचाव कर सकते हैं कि इन फ्यूचर वो खिलाड़ी वापस उस इंजरी से ना परेशान हो। तो एक प्रॉपर रिहैब का एक फेज होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। कई बार प्लेयर का ऐसा देखते हैं सर कि ग्राउंड पे अच्छा खेल रहा था, मैच फिनिश हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक है, या जिम में गया था, जिम से बिल्कुल ठीक ठाक आ गया, सो गया, सुबह उठता तब उसके कमर में, घुटने में या शोल्डर में पेन मिलता है। वो किस कारण से होता है? देखो, दो चीज़ की बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस बढ़ती जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉडी के अंदर पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरे बॉडी के अंदर जितनी पानी की कमी होगी उतना ही हमारा मांसपेशियों लचीलापन कम होएगा। सेकंड बात होती है हमारी पानी की डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बोला, पानी डेफिशिएंसी, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि हमारे मांसपेशियों को लचीला करने में इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक मांसपेशी होती है, मांसपेशी के अंदर एक फेसिया होती है। फेसिया मतलब जाल होता है, जैसे वैसे स्ट्रक्चर होता है, और वो जाल कम से कम 98% पानी से मिलकर बनता है। तो अगर किसी पार्ट के हमको लचीलापन बढ़ाना है तो पानी को कंज्यूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तीसरा चीज़ होती है विटामिन डी। विटामिन डी नेचुरल तरीके से ही बन पाता है, किसी भी खाने पीने की चीज़ों से नहीं मिलता हमको, नेचुरल सनलाइट से मिलता है। तो अपने नेचुरल सनलाइट में बैठे, पानी प्रॉपर अमाउंट में लें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, ठीक है, साथ साथ अपना प्रॉपर रिहैब के प्रॉपर अपना एक्सरसाइजेस करते रहें। इससे आप जिससे जगड़ने से बचे रह सकते हो। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आसपास जो पे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो इस चीज़ पर। डॉक्टर साहब आपके पास तो आते रहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी, नॉर्मल एक काम करने वाला भी, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास कि उससे चला नहीं जा रहा हो, उसको स्ट्रेचर में लेके आए हो, देखो, और आपके ट्रीटमेंट के बाद वो अपने पैरों से चला हो? देखो, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। और नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला पार्ट ऐसा होता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, उससे हमारा चलना फिरना बहुत कम हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि सिर्फ गर्दन को हिला पाते थे, नीचे उसको कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ मांसपेशी कुछ भी नहीं, और वो वही पेशेंट हमने कम से कम 88 से 90 दिनों के अंदर भगा के भेजे। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास अभी भी ऐसे आते हैं जो कि ब्रेन कैंसर से अफेक्टेड थे। आफ्टर कीमो, इनके सर्जरी के बाद जिस पार्ट की कीमो हुई है, जिस पार्ट पे अफेक्टेड हुए, उस पार्ट का जो काम था वो काम करना बंद कर गया। उसके बाद चलने फिरने में परेशानी हुई और बहुत सारे पेशेंट आके रिहैब के चल के जाते हैं। तो सपोर्ट्स पर्सन आपके साथ जो जुड़े हुए तो और भी अच्छा है। जो आपसे नहीं जुड़े हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़े, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ डिस्काउंट है आपके पास? देखो, नॉर्मल फीस से
नॉन फिजिक से बहुत 25 से 30% का ऑफ देते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यस, स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। देखो सेकंड बात, हम हर मंथ अपने अलग अलग वर्कशॉप करते रहते हैं, अलग अलग गाँव में जाके हमारे उनके अवेयर करते रहे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, हर कोई खिलाड़ी उस इंजरी से बचे। कि हमारा एक प्रयत्न अगर किसी खिलाड़ी के लिए, उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, इंजरी से बचा दे तो हमारे लिए से अच्छी बात नहीं होती। तो उसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन ध्यान दें, डॉक्टर साहब 25 से 30% डिस्काउंट देते हैं। और जो भी भाई ये वीडियो देखे और किसी को भगवान ना करे इंजरी हो, लेकिन इंजरी हो जाए तो डॉक्टर साहब से मिले और स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से डॉक्टर साहब से डिस्काउंट भी लें। और डॉक्टर साहब हमेशा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में अपने गांव ग्राउंड में लाडवा में हैंडबॉल का अपना सेंटर है, उसमें आप 1 घंटा आधा घंटा डेफिनेटली हम उपस्थित रहेंगे। जब आप चाहोगे हम उस जगह पे उपस्थित होंगे। तो हम चाहते हैं कि उधर जो युवा बच्चे हैं वो भी कुछ सीखें, इंजरी से बचें। प्लेयर को इंजरी लेके बैठ जाती है जी, प्लेयर का सारा करियर लेके बैठ जाती है। इंटरनेशनल खिलाड़ी होने वाला, नेशनल में चोट लगी तो वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। देखो आज के टाइम में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आज के कंपटीशन इतना है कि आप एक इंजरी से एक बार के लिए बैठ जाओगे ना तो आपका रिप्लेसमेंट हमेशा अवेलेबल होएगा। तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो ऊपर तक जाने थे, इंजरी की वजह से घर का मतलब थोड़ा हड़वा था, पैसे का सिस्टम था नहीं, डॉक्टर को दिखा नहीं पाए और वो जीरो। देखो मैं आपके माध्यम से ये भी हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे आते हैं जो कि उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हमारी चिकित्सा या फिर कोई भी मेडिकल चिकित्सा वो बोलते हैं कि इलाज सबके लिए इक्वल होता है, सबका उस इलाज पे इक्वल अधिकार होता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट या फिर खिलाड़ी ऐसे भी आते हैं जो शायद हमारे इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसको फ्री में भी इलाज सुविधा देते हैं। हमारे लिए कहीं ना कहीं उस प्लेयर की, उस इंसान की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन पैसा। क्योंकि पैसा तो उम्र है, देखो सर कमाने की बहुत उम्र है, बहुत कमाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। बट हाँ, एक सेवा भाव है, सेवा भाव करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। हमने भी एक नशा मुक्त खेल कमेटी एक बार बनाई थी, तो हमने जिस खिलाड़ी को चोट लग जाती थी उसकी हम सपोर्ट करते थे, जितनी हमारे से हो पाती, 10,000 15,000 20,000, तो हम उसकी सपोर्ट करते थे। तो आप जैसे अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमारे को बहुत मतलब अच्छा फील होगा और प्लेयर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो हम आपके साथ हर फील्ड पे जहाँ आप चाहोगे हम आपके साथ अवेलेबल हैं। बस हम चाहते हैं कि हमारे एक तो हल्के से एफर्ट से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज होती है, तो क्यों ना हम उस एफर्ट को करें। क्योंकि ना आपके माध्यम से हम मल्टीपल लोगों की लाइफ में कुछ सुधार ला सकते हैं, तो उससे अच्छी बात मेरे लिए तो कुछ नहीं सकती। बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो जैसे कोई प्लेयर आना चाहिए, आपकी इंजरी दिखाना चाहिए, तो आपका एड्रेस क्या रहेगा सर? थोड़ा बताओ। हमारा एड्रेस है कि DSS 53 सेक्टर 15 हिसार। ये एड्रेस आपको कैमरी रोड के आसपास, कैमरी रोड पे मिलेगा और नियर ऑर्थोमेड हॉस्पिटल के मिलेगा। आप अपने गूगल मैप्स पे मोमेंट केयर हिसार सर्च करोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। सेकेंडली मैं अपना यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए एक नंबर भी आपको डिस्प्ले कर दूँगा, वो आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सेकेंडली हमारे यहाँ से भी आपको लोकेशन भेजी जाएगी क्लिनिक की, जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। तो हो सके तो आपका ऑफिस का नंबर भी दे दो अगर। हाँ, आपको किसी को अपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको नंबर है 8708791112। कोशिश करें कि 9 से 7 के बीच में अपनी अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि 9 से 7 के बाद क्लिनिक का जो भी नंबर वगैरह है वो क्लिनिक के ऊपर ही रहता है। तो 9 से 7 के बीच में अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को आगे दिखा सकते हो। तो जितने भी स्पोर्ट्समैन साथी हैं अपने, वो ज़रूर डॉक्टर साहब से अपना ट्रीटमेंट करवाए। जिसको भी इंजरी है ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल भी 1% भी ये संकोच न करें कि भाई डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो पैसे की दिक्कत आएगी। बाकी हमारी संस्था भी काम कर रही है इसके ऊपर, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इसकी वजह से दिक्कत ना आए। बाकी तो देखो ऊपर वाले की मर्जी है, पर कोशिश ये रहेगी कि उसको बिल्कुल ठीक किया जाए, दोबारा उसी लेवल पे लेके आया जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय आपका निकाला और हमारे को दिया। देखो ये तो मेरा कर्तव्य है कि एक चिकित्सा पद्धति के अंदर मैं जुड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि जनता के लिए काम करूँ। मुझे इंजरी थी थोड़ी बहुत, मैं भाई के साथ आया था, मुझे एक बार में ही मैं ठीक हो गया था। तो मैं ठीक हुआ तब से ये सोच रहा था कि डॉक्टर साहब से एक बार मिलूंगा। आप भी मुझे लगे उस दिन की हाँ स्पोर्ट्स से और जिम से जुड़े हुए हो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो
एक चिकित्सा को एक बिजनेस बना देते हैं कि क्या पता उसको इतनी इंजरी ना हो, उसको मल्टीपल दिन बुला के उसका इलाज करता रहना। बट हम इस चीज़ों से बचते हैं कि हमारा प्रोफेशन ये बोलता है कि अगर एक पेशेंट एक दिन में ठीक होता है, एक दिन में उसको ठीक करो। ठीक है, तो हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम उसको प्रॉपर असेस करते हैं। प्रॉपर असेसमेंट जब तक नहीं होगी तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और प्रॉपर ट्रीटमेंट तब हो पाएगा जब जाके हम प्रॉपर असेसमेंट करके उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी। सभी दर्शकों का मौका उसका फ़ायदा उठाएं, और धन्यवाद सभी को। जय हिंद, राम राम।